जानवी का कमरा हल्की नीली रोशनी में नहाया हुआ था। खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी और बिस्तर पर बिखरे तकियों के बीच जानवी और उसकी बचपन की सहेली तान्या बैठी थी। सामने कॉफी के 2 मग रखे थे। तान्या की शादी अगले महीने होने वाली थी और वो शहर से थोड़ी दूर रहती थी, लेकिन आज खास जानवी से मिलने आई थी। तान्या के चेहरे पर शादी की खुशी कम और एक अजीब सी घबराहट ज्यादा थी। उसने कॉफी का मग हाथों में थामते हुए अपनी परेशानी जाहिर की। यार जानवी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं और मेरी हालत खराब हो रही है। सच कहूं तो डर लग रहा है। सुना है शादी की पहली रात बहुत अजीब होती है। सब कुछ नया होता है, पति, घर, माहौल। कैसे संभालूंगी मैं सब? ऊपर से चाची बता रही थीं कि लड़की को बहुत दर्द सहना पड़ता है। मेरी तो रूह कांप रही है सोच सोचकर। तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, कोई टिप दे देना। जानवी जोर से हंस पड़ी। उसने तान्या के गाल खींचते हुए कहा, अरे पगली, मैं तुझे क्या टिप दूं? न मेरी शादी हुई है न मंगनी। मुझे इन बातों का क्या तजुर्बा? ये सब बातें तो तू अपनी मम्मी से पूछ। वो तुझे अच्छे से समझाएंगी कि ससुराल में क्या होता है और क्या नहीं। तान्या ने उसे घूर कर देखा और फिर शरारत से बोली, हाँ, तू तो चाहती है कि मैं डर के मारे शादी के मंडप से ही भाग जाऊं। वैसे मैडम, तू बड़ी सयानी बन रही है। तेरी शादी नहीं हुई तो क्या हुआ? मैंने महसूस किया है कि तेरे दिल में भी कोई है। वो हमारे कॉलेज वाला विक्की। तू उसे पसंद करती है ना? अब छुपा मत, मुझे सब पता है। जानवी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसकी हंसी सिमट गई और उसने नजरें कॉफी के मग पर गड़ा दी। वो धीमे स्वर में बोली, क्या मतलब? तुझे कैसे पता? तान्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे तेरी नजरें सब बयां करती हैं। जैसे तू उसे देखती है और वो भी तुझ पर लट्टू लगता है। बस डरती है तू अपने पापा से। देख, अगर तू विकी से प्यार करती है तो बता दे, हो सकता है बात बन जाए। विकी की मम्मी भी तुझे पसंद करती हैं, मैंने सुना है। जानवी के होठों पर एक उदास मुस्कान तैर गई। ये सब सपने हैं तान्या। विकी बहुत हाई फाई है और मेरे पापा, वो बहुत उसूलों वाले हैं। मुझे नहीं लगता ये हो पाएगा। विकी तो मेरी तरफ शायद देखता भी ना हो, बस मैं ही पागल हूं। तान्या ने उसे ढाढ़स बंधाया। तू फिक्र मत कर, सब ठीक होगा। वैसे छोड़ ये सब, मुझे ये बता कि उस रात क्या करूं? मुझे तो बस यही टेंशन है कि कहीं मैं कुछ गड़बड़ ना कर दूं। जानवी ने एक गहरी सांस ली और समझदारी से बोली, देख, तू बस शांत रहना। जो करना होगा वो तेरे होने वाले पति खुद संभाल लेंगे। प्यार में जबरदस्ती नहीं होती। अगर वो तुझे समझते हैं तो सब आराम से हो जाएगा। ज्यादा दिमाग मत चला। दोनों सहेलियां देर रात तक बातें करती रहीं और फिर सो गईं। उन्हें खबर नहीं थी कि आने वाला कल उनकी जिंदगी में क्या तूफान लाने वाला है। अगली रात जानवी अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी एक उपन्यास पढ़ रही थी। घर में सन्नाटा था, सिर्फ दीवार घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी। तभी दरवाजा खुला और उसकी माँ सावित्री देवी अंदर आईं। उनके चेहरे पर गुस्सा और चिंता दोनों थे। जानवी, रात के 11 बज रहे हैं और तू अभी तक जाग रही है? सावित्री देवी ने डांटते हुए कहा। तेरे पापा को बोलकर आई थी कि तू सो गई है, सुबह जल्दी उठना है, भूल गई? जानवी ने हड़बड़ाकर किताब रखी। मम्मी, बस नींद नहीं आ रही थी। आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? सावित्री देवी ने एक गहरी सांस ली और बिस्तर के किनारे बैठ गई। परेशानी की ही बात है। आज शाम को विकी की मम्मी कमला देवी आई थी। उन्होंने विकी का रिश्ता तेरे लिए भिजवाया है। जानवी का दिल जोर से धड़का। क्या उसकी दुआ इतनी जल्दी कबूल हो गई? लेकिन मां का चेहरा देखकर लगा कि कुछ गड़बड़ है। सावित्री देवी ने माथा पकड़ लिया। तेरे पापा बहुत गुस्से में हैं।
उन्हें कमला देवी और उनका परिवार बिल्कुल पसंद नहीं। वो औरत बहुत लालची है और विक्की, तेरे पापा ने उसके बारे में पता लगवाया है। वो कोई काम धाम नहीं करता, बस दोस्तों के साथ घूमता है और जुआ खेलता है। तेरे पापा कह रहे थे कि अगर मेरी बेटी की शादी वहां हुई तो वो लोग उसका खून चूस लेंगे। मैं भी यही सोचकर डर रही हूं। जानवी का दिल बैठ गया। उसने तो विक्की की एक अलग ही छवि बना रखी थी। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मम्मी, लेकिन विक्की दिखने में तो अच्छा है और खानदानी लगता है। शायद पापा को गलतफहमी हुई हो, लोग तो कुछ भी बोलते हैं। सावित्री देवी ने उसे घूर कर देखा। तू उसे पसंद करती है क्या? जानवी घबरा गई। उसने जल्दी से सिर हिलाया। नहीं नहीं, मैं बस कह रही थी कि अगर रिश्ता आया है तो देख लेते। खैर, जैसा आप और पापा ठीक समझे। सावित्री देवी ने उठते हुए कहा, ठीक है, अब सो जा। तेरे पापा ने साफ मना करने का मन बना लिया है। माँ के जाने के बाद जानवी तकिए में मुंह छुपाकर लेटी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि खुश हो या दुखी। दूसरी तरफ शहर के एक पॉश इलाके में विक्की अपने घर के हॉल में चिल्ला रहा था, मम्मी, आपने मेरी मर्जी के बिना उस मास्टर दीनानाथ की बेटी के लिए रिश्ता क्यों भेजा? विक्की गुस्से में लाल था। वो जानवी, वो तो बिल्कुल बहन जी टाइप है। मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे मेरी लाइफ अपनी शर्तों पर जीनी है। उसकी माँ कमला देवी ने उसे सोफे पर बिठाया और शातिर मुस्कान के साथ बोली, अरे बेवकूफ, थोड़ा दिमाग से काम ले। दीनानाथ के पास शहर के बीचों बीच वो पुरानी हवेली है और बैंक में अच्छा खासा पैसा है। वो इकलौती बेटी है। शादी के बाद वो सब तेरा होगा। तेरा जो जुए का कर्जा है वो कैसे चुकाएगा? सुंदर लड़की से पेट नहीं भरता, पैसे से भरता है। एक बार शादी हो जाए फिर प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेना, फिर जो चाहे करना। विक्की शांत हो गया। माँ की बात उसके भेजे में उतर गई थी। उसने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मान गया मम्मी, आप सच में खिलाड़ी हैं। ठीक है, कर लूंगा शादी उस बेचारी से। अगले दिन दोपहर का वक्त था। जानवी कॉलेज से लौट रही थी। कड़ी धूप थी और सड़क पर सन्नाटा था। वो अपनी ही धुन में चल रही थी। दिमाग में कल रात की बातें घूम रही थी। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक ब्लैक एसयूवी पर पड़ी। वहां एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला आदमी खड़ा फोन पर बात कर रहा था। वो अधिराज सिंह था, शहर का जाना माना बिजनेसमैन, जिसकी एक आवाज पर शहर रुक जाता था। उसने 3 पीस सूट पहन रखा था और आंखों पर काला चश्मा था। जानवी उसे बस देख ही रही थी कि तभी उसे झाड़ियों के पीछे हलचल दिखी। एक आदमी बंदूक ताने अधिराज की तरफ बढ़ रहा था। जानवी का दिमाग सुन्न हो गया, लेकिन पैर अपने आप चल पड़े। उसने अपना बैग फेंका और पूरी ताकत से चिल्लाई, हटिए! और दौड़कर अधिराज को जोरदार धक्का दे दिया। धाएं! गोली चली, लेकिन निशाना चूक गया। जानवी और अधिराज दोनों सड़क पर गिर पड़े। अधिराज के बॉडीगार्ड्स ने तुरंत उस हमलावर को दबोच लिया। अधिराज ने संभलते हुए जानवी की तरफ देखा। वो घबराई हुई थी, कोहनी छिल गई थी। अधिराज की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। आज तक लोग उससे डरते थे या मतलब के लिए पास आते थे, लेकिन इस अनजान लड़की ने अपनी जान पर खेलकर उसे बचाया था। अधिराज ने हाथ बढ़ाया, आप ठीक हैं? जानवी जल्दी से उठी, अपने कपड़े झाड़े और बिना उसकी तरफ देखे बोली, जी मैं ठीक हूं, लेकिन आपको अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। इतने बड़े आदमी हैं, ऐसे खुलेआम घूमना बेवकूफी है। और वो अपना बैग उठाकर तेजी से चली गई। अधिराज उसे जाते हुए देखता रह गया। उसे पहली बार किसी लड़की की सादगी और निडरता ने इतना प्रभावित किया था। उसने अपने सेक्रेटरी को आदेश दिया, इस लड़की की पूरी जानकारी निकालो, मुझे ये हर कीमत पर चाहिए। शाम को जानवी के घर का माहौल तनावपूर्ण था। जी बहन जी, माफ कीजिएगा, हम अपनी बेटी की शादी विकी से नहीं कर सकते। हमारी और आपकी दुनिया अलग है।
मैं अपनी बेटी को जानता हूँ, वो आपके घर के तौर तरीकों में ढल नहीं पाएगी। दीनानाथ जी ने सख्ती से मना कर दिया और फोन रख दिया। जानवी अपने कमरे के दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसका पहला प्यार अधूरा रह गया था। उसे लगा कि पापा ने उसकी खुशी छीन ली। अगले दिन शाम को जानवी के घर के बाहर वही काली एसयूवी आकर रुकी। अधिराज सिंह नीचे उतरा। उसके साथ उसके गनमैन नहीं थे, वो अकेला था। दीनानाथ जी ने दरवाजा खोला और सामने शहर के सबसे ताकतवर आदमी को देखकर हक्के बक्के रह गए। अधिराज जी, आप यहाँ? अधिराज ने झुककर उनके पैर छुए। नमस्ते मास्टर जी, मैं आपसे एक विनती करने आया हूँ। सावित्री देवी भी आ गई। तभी पीछे से कमला देवी, विकी की माँ भी आ टपकी, जो दीनानाथ जी को मनाने आई थी। अधिराज ने सीधे दीनानाथ जी की आंखों में देखा और कहा, मैं आपकी बेटी जानवी का हाथ मांगने आया हूँ। उसने कल मेरी जान बचाई थी और मुझे लगता है कि वो मेरी जिंदगी संवार सकती है। कमला देवी, जो वहीं खड़ी थी, जल भुन गई। उन्होंने तंज कसा, अरे वाह, अभी तो दीनानाथ जी कह रहे थे कि बेटी छोटी है, शादी नहीं करनी, और अब इस गुंडे, मेरा मतलब है इस बाहुबली को दामाद बनाने को तैयार है। मेरी शराफत में क्या कमी थी? अधिराज ने पलटकर कमला देवी को देखा। उसकी आंखों में अंगारे थे। शराफत? आपके बेटे की शराफत का पूरा चिट्ठा है मेरे पास। वो जुआरी है और आप सिर्फ मास्टर जी की प्रॉपर्टी के लिए ये शादी करना चाहती थी। एक शब्द और बोला तो जुबान खींच लूंगा। दीनानाथ जी घबरा गए। उन्होंने हाथ जोड़ लिए। अधिराज जी, आप बड़े आदमी हैं, हम साधारण लोग हैं। मेरी बेटी आपके लायक नहीं है। प्लीज आप जाइए यहां से। मैं अपनी बेटी नहीं दे सकता। अधिराज का दिल टूट गया, लेकिन उसने दीनानाथ जी का अपमान नहीं किया। वो चुपचाप सिर झुकाकर वहां से चला गया। कमला देवी की जीत हुई और उन्होंने जानवी के परिवार को खूब खरी खोटी सुनाई। अगले दिन जानवी कॉलेज की लाइब्रेरी में थी। वो बहुत उदास थी। तभी वहां अधिराज आ गया। जानवी उसे देखकर चौंक गई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो घबरा कर बोली। अधिराज ने उसकी आंखों में देखा और बेहद संजीदगी से बोला, जानवी, मुझे तुमसे शादी करनी है, अभी और इसी वक्त। क्या बकवास है, मेरे पापा ने मना कर दिया है। जानवी जाने लगी। अधिराज ने उसका रास्ता रोका। तुम्हारे पापा नहीं मानेंगे, क्योंकि वो उस कमला देवी की बातों में आ गए हैं या फिर समाज से डरते हैं। लेकिन विक्की और उसका परिवार तुम्हें बर्बाद कर देगा। उनके इरादे ठीक नहीं हैं। मेरे पास वक्त कम है। उसने अपनी जैकेट के अंदर से रिवॉल्वर दिखाई। जानवी की सांस अटक गई। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, हकीकत बता रहा हूं। अगर तुम मेरे साथ नहीं आई तो मैं तुम्हारे पापा की वो मार्केट वाली दुकान, समझ रही हो ना, मैं उसे राख कर सकता हूं। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है तुम्हें बचाने का। अधिराज की आवाज सख्त थी, लेकिन आंखों में मजबूरी थी। जानवी डर के मारे कांपने लगी। उसे लगा अधिराज उसके पापा को नुकसान पहुंचाएगा। उसने रोते हुए सिर हिलाया। अधिराज उसे जबरदस्ती पास के मंदिर ले गया और वहां उससे शादी कर ली। आधे घंटे बाद अधिराज जानवी को लेकर उसके घर पहुंचा। जानवी के गले में मंगलसूत्र था और मांग में सिंदूर। दीनानाथ जी और सावित्री देवी उन्हें देखकर सन्न रह गए। ये क्या है? दीनानाथ जी चिल्लाए। अधिराज ने जानवी का हाथ पकड़कर कहा, ससुर जी, अब एक ये मेरी पत्नी है, हमने शादी कर ली है। दीनानाथ जी को इतना गहरा सदमा लगा कि वो वहीं सोफे पर गिर पड़े। सावित्री देवी रोने लगी। अधिराज ने दीनानाथ जी के पास जाकर कहा, माफ करना पापा जी, लेकिन आपकी बेटी अब मेरी जिम्मेदारी है। मैं इसे ले जा रहा हूं। मेरी अमानत में खयानत मत करना, वरना परिणाम बुरा होगा। ये कहकर वो जानवी को वहां छोड़ गया ताकि वो अपना सामान पैक कर सके
और कहा कि वो शाम को उसे लेने आएगा। जानवी अपने कमरे में रो रही थी। उसे लग रहा था कि उसने एक शैतान से शादी कर ली है। एक हफ्ते बाद जानवी एक कैफे में बैठी थी। विक्की ने उसे मिलने बुलाया था। विक्की ने कहा था कि वो उसकी मदद करना चाहता है। विक्की ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, जानवी, मुझे बहुत दुख है तुम्हारे साथ जो हुआ। उस अधिराज ने तुम्हें फंसा लिया, लेकिन अब भी वक्त है। तुम काम करो, तुम अधिराज को कहो कि तुम प्रेग्नेंट हो और वो बच्चा मेरा है। वो तुम्हें तलाक दे देगा, फिर शादी कर लेंगे। मेरी मम्मी मान जाएंगी। जानवी को अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। विक्की, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम चाहते हो मैं अपने चरित्र पर दाग लगा लूं? विक्की हंसा। अरे, इसमें क्या है? हमें तो बस उसका पैसा और तुम्हारी आजादी चाहिए। वैसे भी तुम मुझसे प्यार करती थी ना? प्यार में सब जायज है। आ जाओ मेरे पास। जानवी को अब विक्की का असली चेहरा दिख गया। उसे घिन आने लगी। छी, मुखी है कि मैंने तुम जैसे घटिया इंसान को पसंद किया। तुम प्यार के लायक नहीं हो। तभी पीछे से अधिराज की भारी आवाज गूंजी। सही कहा जानवी। विक्की और जानवी चौंक गए। अधिराज वहां खड़ा था। उसने विक्की की गिरेबान पकड़ी और उसे हवा में उठा लिया। तुझे क्या लगा मैं अपनी पत्नी को अकेला छोड़ दूंगा? तेरी सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। तू सिर्फ पैसे के लिए जानवी के पीछे पड़ा था। आज के बाद अगर तू इसके आसपास भी दिखा तो जमीन में गाड़ दूंगा। अधिराज ने विक्की को एक जोरदार मुक्का मारा और उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। विक्की अपनी जान बचाकर भागा। जानवी वहां बुत बनी खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अधिराज उसके पास आया और नरमी से बोला, मैं जानता हूं तुम्हें लगता है मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की, लेकिन मैं तुम्हें इस गिद्ध से बचाना चाहता था। तुम मेरी जिम्मेदारी हो और मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारी रक्षा करूंगा। जानवी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो जिसे राक्षस समझ रही थी वो उसका रक्षक था, और जिसे देवता समझ रही थी वो शैतान निकला। अधिराज जानवी को लेकर सीधा उसके मायके गया। दीनानाथ जी और सावित्री देवी आंगन में बैठे थे। अधिराज ने अंदर जाते ही अपने घुटने टेक दिए और दीनानाथ जी के पैरों में गिर गया। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जो तरीका अपनाया वो गलत था, लेकिन मेरी नीयत गलत नहीं थी। मैं आपकी बेटी से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। विक्की और उसकी माँ इसे नोच खाते। मैं वादा करता हूँ जानवी की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। बस आप हमें अपना आशीर्वाद दे दीजिए। अधिराज जैसे बाहुबली को इस तरह अपने पैरों में पड़ा देख और विक्की की सच्चाई जानकर दीनानाथ जी का दिल पिघल गया। जानवी ने भी रोते हुए कहा, पापा, ये बहुत अच्छे इंसान हैं। इन्होंने मेरी इज्जत बचाई है। दीनानाथ जी ने अधिराज को उठाया और गले लगा लिया। जा बेटा, मेरी बेटी अब तेरी है, खुश रहना। उस रात जानवी और अधिराज अपने बेडरूम में थे। कमरा फूलों से सजा था। जानवी घूंघट में बैठी कांप रही थी। उसे तान्या की डरावनी बातें याद आ रही थीं। अधिराज धीरे से उसके पास आया। उसने जानवी का घूंघट उठाया। उसकी आंखों में हवस नहीं, प्यार का सागर था। उसने जानवी का चेहरा अपने हाथों में लिया और माथे को चूमा। डर रही हो? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। जानवी ने पलकें झुका ली। अधिराज ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसके स्पर्श में एक जादू था जिसने जानवी का सारा डर मिटा दिया। उस रात दो जिस्म एक जान हो गए। अधिराज ने उसे वो प्यार और सम्मान दिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो रात जानवी की जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात बन गई। 2 दिन बाद जानवी अपनी मायके आई। तान्या भी वहां मौजूद थी। जानवी ने तान्या को बताया, तान्या, तू सही कहती थी। जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है। विकी एक धोखा था।
मुझे खुशी है कि मुझे अधिराज मिले। वो बाहर से सख्त है, लेकिन अंदर से मोम जैसे हैं। उन्होंने मुझे वो खुशी दी है जो शायद कोई और नहीं दे सकता था। तान्या ने हंसते हुए कहा, और वो सुहागरात वाला डर? जानवी शर्मा गई। वो सब बेकार की बातें थी। जब हमसफर समझने वाला हो तो हर पल जादुई हो जाता है। विकी जैसे धोखेबाजों से भगवान बचाए। मेरे अधिराज ने साबित कर दिया कि असली मर्द वो नहीं जो औरत का फायदा उठाए, बल्कि वो है जो उसकी ढाल बने। तो दोस्तों, ये थी जानवी और अधिराज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाओ। धन्यवाद।